वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो पीपीएससी के प्रीवियस ईयर जीके की प्रॉब्लम्स का ये हमारा सेकंड पार्ट है, जो कि आपके पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा रॉन्ग मैच है वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहला है देहांग दिबंग, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में एक बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अंदर है मोलिंग नेशनल पार्क, ठीक है। कौन सा नेशनल पार्क है इसके अंदर? मोलिंग नेशनल पार्क, ठीक है। मोलिंग नेशनल पार्क इसके अंदर है और इसके अंदर दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। इस बायोस्फीयर के अंदर एक तो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और दूसरा है मोलिंग नेशनल पार्क। ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। सो दिस इज द राइट वन, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड, कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख का कुछ हिस्सा इसमें आता है। इसमें आते हैं हमारे यहाँ पर पिन वैली नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। पिन वैली नेशनल पार्क एंड हिमाचल प्रदेश की चंद्रतल लेक और सरचू का इलाका, और इसमें इसके अलावा आ जाती है यहाँ पर किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि ये चंद्रतल के ही पास है, और साथ में आता है पिन वैली नेशनल पार्क। ये पूरा इलाका जिसको के नाम दिया जाता है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, नॉट इन द राजस्थान। तो ये वाला रॉन्ग है, तो हमारा आंसर तो हमें मिल चुका है बी। इसके अलावा जो बाकी के ऑप्शंस के बारे में भी हम एक बार जरूर देख लें। नेक्स्ट इज द कंचनजोंगा, जो कि सिक्किम में ही है, बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसके अंदर के हमारी दुनिया की थर्ड जो यहाँ पर हाईएस्ट पीक है और हमारे इंडिया की सबसे वहाँ पर ऊंची पीक है, दैट इज़ द कंचनजंगा, वो इसी में ही है, ठीक है, सिक्किम में। और इसके बाद आता है डी ऑप्शन, नुओकरेक। नुओकरेक है मेघालय में, ठीक है, ये मेघालय में स्थित है। तो ये सभी बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में आपको याद रखना है, ये भी इन्वायरमेंट के साथ ही रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर आएगा बी, क्योंकि बी है हमारा हिमाचल प्रदेश में, नॉट इन द राजस्थान। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट true regarding the procedure for the amendment in the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अगर शोध करनी हो तो इनमें से कौन सी चीज जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। सो नाउ सबसे पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय मिनिस्टर। दिस इज रॉन्ग। कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर इस बिल को इंट्रोड्यूस करवा सकता है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर मिल जाएगा। बाकी के ऑप्शन आपको अच्छे से एक बार रीड कर लेने हैं कि इट डज नॉट रिक्वायर द प्रीरियर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दिस इज राइट, ठीक है। प्रेसिडेंट की इससे पहले कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। द बिल शुड बी पास्ड बाय द ईच हाउस इन द स्पेशल मेजोरिटी। राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों में ही पास होना चाहिए। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग फॉर द पैसेज ऑफ बिल, ठीक है। तो ऐसी कोई भी प्रोविजन यहाँ पर नहीं होती। सो आंसर इसका बन जाएगा ए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं और उनके साथ उनकी बताई गई है गेम। तो सबसे पहली है मनु बाकेर, ठीक है। मनु बाकेर जो कि एक शूटिंग चैंपियन है, ठीक है। तो ये हो गई शूटिंग चैंपियन। इन्होंने 2018 में जो यहाँ पर ISSF जो कि इंटरनेशनल शूटिंग यहाँ पर वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, उसमें इन्होंने 2018 में गोल्ड मेडल जीता था और ये उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी। तो ये यंगेस्ट इंडियन है जिन्होंने गोल्ड जीता है इतनी छोटी उम्र में। और आल्सो इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में हुई थी, उनमें भी इन्होंने गोल्ड जीता है, मनु बाकर ने। वो भी 16 साल की उम्र में इन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते हैं शूटिंग में। इसके बाद है पृथ्वी शाह जो कि अंडर 19 क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, ठीक है। और इन्हें इंडिया की टीम में भी एक दो बार खिलाया गया है और आगे भी इनको चांस मिलता रहेगा। तो ये रिलेटेड है विद द क्रिकेट। फिर आती हैं पीवी सिंधु, ये तो आप सबको ही जानकारी होगी, ये रिलेटेड है विद द बैडमिंटन। पीवी सिंधु ने भी बहुत सारे मुकाबले जीते हैं और इन्होंने रिसेंटली 2020 में इनको पद्म भूषण का अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है। फिर आती हैं आखिर में दीपा करमाकर जो कि एक जिमनास्टिक्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया के इतिहास में, या फिर आप कह सकते हैं कि फर्स्ट इंडियन जिमनास्टिक्स है जिन्होंने के ब्रॉन्ज मेडल जीता है एट द कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, 2016 के में जो हुई थी। और ओलंपिक्स में खेलने वाली ये एक इकलौती ऐसी जिमनास्टिक्स है, ठीक है, दीपा
ये है कर्माकर। ओके, तो ये सभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को इनके सभी के नाम्स को मैच कर कर यहाँ से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, सिंपल सा काम है। ठीक है, इसके बाद आता है REDD प्लस, रेड प्लस, जिसे हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं। ये क्या है? तो रेड प्लस क्या है? रेड प्लस इज द रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम द डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। मैं रिपीट करता हूँ, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ये इसका मतलब है। सो सी हमारा ऑप्शन राइट होगा, ए ग्लोबल मैकेनिज्म टू टैकल डिफोरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ द फॉरेस्ट। इसके साथ जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि जो डी ऑप्शन है वो है ए लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज प्रिपेयर्ड बाय IUCN, जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है रेड लिस्ट या फिर रेड डाटा बुक। ठीक है, ये होती है रेड लिस्ट या फिर रेड डाटा बुक, और वो था रेड प्लस। ठीक है, ये होती है रेड डाटा बुक या फिर रेड लिस्ट। ठीक है, तो है कि IUCN, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, इनके जो यहाँ पर हेड क्वार्टर्स हैं वो है ग्लैंड, ये है स्विट्जरलैंड में। इसके हेड क्वार्टर्स हैं इन द ग्लैंड, जो कि है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ऐसे आपको ये भी याद रखना है, स्विट्जरलैंड में है ये। ओके, ग्लैंड में। और इसके अलावा ऊपर एक ऑप्शन था जिसमें कि कह सकते हैं कि इंटरपोल के बारे में पूछा गया था, ए लिस्ट ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट इशूज इशूड बाय द इंटरपोल। इसको बोलते हैं रेड नोटिस। ठीक है, ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें से इंपॉर्टेंट है कि इंटरपोल के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, दैट इज इन द लियोन, फ्रांस। फ्रांस के लियोन में इसके जो है वहाँ पर हेडक्वार्टर्स हैं। तो आपको हेडक्वार्टर्स बहुत बार ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दो हमारे यहाँ पर हो चुके हैं और एक हमने इससे पहले किया था वर्ल्ड बैंक का, जो कि था वाशिंगटन में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम, मैच द फॉलोइंग। फिर से आ गया मैच द फॉलोइंग। तो सबसे पहली है चिनूक। चिनूक क्या है? चिनूक एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, जिसको कि बोला जाता है बोइंग CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर, जो कि एक अमेरिकन हेलीकॉप्टर है। ठीक है, चिनूक, चिनूक एक अमेरिकन हेलीकॉप्टर है। तो ये हो गया थर्ड। राफेल, राफेल्स जो कि इंडिया ने रिसेंटली ही फ्रांस से मंगवाए हैं, जो हैं एक फाइटर हैं कि यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। ठीक है, और ये जो हैं वो फ्रांस में बनाए गए हैं, और फ्रांस की एक कंपनी दशॉल्ट ने इन्हें बनाया है, दशॉल्ट ने। ठीक है, फिर आती है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक मिसाइल है जिसे कि DRDO एंड रशिया ने मिलकर बनाया है। ये एक फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, फास्टेस्ट सुपरसोनिक स्पीड से ये जा सकती है, क्रूज मिसाइल है। इसका नाम हमारे इंडिया की ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड रशिया की रिवर मोस्कोवा, ठीक है, मोस्कवा, और इंडिया की रिवर जो है वो हमारी ब्रह्मपुत्रा, इन दोनों के नाम को जोड़कर इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस। ठीक है, तो इसके साथ आप ऑप्शन यहाँ से खुद ब खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द गवर्नर ऑफ RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? दैट इज द शक्तिकांत दास। ठीक है, जो कि 2018 से ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है, जो कि 2021 तक रहने वाले हैं, दिसंबर 2021 तक। ठीक है, इसके अलावा जो बी ऑप्शन है दैट इज द अमिताभ, ये कौन है? ये है CEO ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग के ये CEO हैं। ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में आपको जरूर रीड आउट करना है, ये भी एग्जाम में बहुत बार ही पूछा जाता है। ये हैं CEO ऑफ द नीति आयोग। ठीक है, फिर इनमें जो इनमें से एक इम्पोर्टेंट है दैट इज द, कह सकते हैं कि डी ऑप्शन, दैट इज कि यहाँ पर उर्जित पटेल, जो कि RBI के ही गवर्नर थे 2016 से लेकर 2018 तक। ठीक है, और RBI के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन है? वो है CD देशमुख। ये भी याद रखिएगा, CD देशमुख RBI के फर्स्ट इंडियन गवर्नर बनाए गए थे। ठीक है, इससे पहले जो थे वो यहाँ पर कोई हैं कि अंग्रेज थे गवर्नर, बट बाद में जो सबसे पहला इंडियन बनाया गया था वो कौन था? CD देशमुख। ठीक है, इसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द केबुल लमजाओ नेशनल पार्क द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड। ठीक है, केबल लमजाओ नेशनल पार्क है वो है इन द स्टेट ऑफ द मणिपुर। ठीक है, ये लोकटक लेक में है। ठीक है, लोकटक लेक में एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये लोकटक लेक है वहां पर। ठीक है, और इसमें एक संगाई डियर
की प्रजाति है जो कि सिर्फ यहीं पर मिलती है। नाम याद रखिएगा, संगाई डियर, जो कि मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है, संगाई डियर। ठीक है, कि यहाँ पर हिरन की एक प्रजाति है संगाई डियर, जो कि सिर्फ यहीं पर मिलती है। ठीक है, मणिपुर की लोकटक लेक के अंदर है ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जो कि फ्लोट करता है वहाँ पर। ठीक है, और मणिपुर की राजधानी कौन सी है? दैट इज इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है यहाँ पर? इम्फाल। ठीक है, और जो इसके अलावा ऑप्शन है दैट इज द मिजोरम की राजधानी क्या है? दैट इज कि एजवल। ठीक है, मिजोरम की राजधानी है यहाँ पर एजवल, और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है, तो इनकी राजधानी आप लोगों को सभी को याद रखनी है। ठीक है, तो संगाई डियर यहाँ पर मिलता है, जो कि मणिपुर का स्टेट एनिमल है। ठीक है, इसके बाद है फिर से मैच द कॉलम। सबसे पहले यहाँ पर अलगोजा। अलगोजा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि देखने को दो बांसुरियों जैसा होता है, दो बांसुरियों को एक साथ बजाया जाता है, वैसा ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है अलगोजा। फिर आता है लोडी, ये तो एक डांस है, ये सभी को पता होगा। देन देर इज हंसली। तो हंसली एक ऑर्नामेंट है जिसे कि ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, ये पहनने के लिए। ठीक है, तो ये एक ऑर्नामेंट है। तो इसके साथ आप लोग फाइंड द, यहाँ पर इनकरेक्ट आप लोगों ने मैच फाइंड करना है। तो सभी के सभी ही यहाँ पर इनकरेक्ट हैं, तो 1, 2 एंड 3 सभी ही यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है? ठीक है, वो हमें यहाँ पर देखना है। सबसे पहला है कि ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइंड बिटवीन द लॉर्ड हार्डिंग एंड महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ट्रीटी ऑफ लाहौर थी वो 1846 में फर्स्ट एंग्लो सिख वार के बाद हुई थी, जो कि महाराजा दलीप सिंह के साथ हुई थी। महाराजा रंजीत सिंह के जो आगे बेटे थे महाराजा दलीप सिंह, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह की तो डेथ हो चुकी थी 1839 में। 1846 में ये हुई थी लाहौर की ट्रीटी महाराजा दलीप सिंह और अंग्रेज़ों के बीच। ठीक है, जिसमें कि उन्होंने जो महाराजा दलीप सिंह से बहुत सारे उनके साथ जो वहाँ पर डील्स की थी। ठीक है, तो इसी के बाद ही एक दो ट्रीटीज़ यहाँ पर और हुई थी, जिसके साथ के जम्मू एंड कश्मीर का राज बाद में गुलाब सिंह को दे दिया गया था। ठीक है, तो इसके बाद है कि सेकंड स्टेटमेंट क्या है, तो ये वाली तो रॉन्ग हो गई। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह बिलोंग टू द फुल्कियन मिसल, दिस इज आल्सो रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि वो बिलोंग करते थे सुकर चकिया मिसल को। ठीक है, मिसलें थी हमारे पंजाब में फॉर्म हुई, उनके बारे में आपको ज़रूर रीड करना है। सुकर चकिया मिसल को वो बिलोंग करते थे। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, तो दोनों ही हमारी रॉन्ग हैं। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद है फिर से मैच द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ यहाँ पर कह सकते हैं कि हेड दिए गए हैं अलग अलग देशों के। सबसे पहले हैं मॉरिसियो मैक्री। ठीक है, मॉरिसियो मैक्री जो हैं वो थे प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना 2015 से लेकर 19 तक, मतलब जब ये एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पर वो ही थे अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट। बट अब अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं वो हैं यहाँ पर अल्बर्टो फर्नांडिस। ठीक है, अब कौन है पर? अल्बर्टो फर्नांडिस। अल्बर्टो फर्नांडिस हैं अब जो हैं वो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, जो कि दिसंबर 2019 में ही सेलेक्ट हुए हैं अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट। ये है अल्बर्टो फर्नांडिस। ठीक है, जेर बोल्सोनारो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं, जो कि इस वक्त भी हैं, तो ये भी सही है। फिर है नगुहे फू तोरंग, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द वियतनाम है, ये भी सही हैं, जो कि 2018 से ही वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। फिर है विन मिंट, जो कि म्यांमार के प्रेसिडेंट थे, जो कि रिसेंटली 1 फरवरी को 2020 को वहाँ पर जो है वो मिलिट्री का राज आ चुका है। आप लोगों ने न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा। तो 1 फरवरी 2021 तक म्यांमार के यही थे प्रेसिडेंट, मतलब जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो ऑप्शन सही था। बट 1 फरवरी 2021 को वहाँ पर मिलिट्री का राज आ गया है, उन्होंने वहाँ की सरकार को गिराकर खुद का राज वहाँ पर बना लिया है। तो सभी ही ऑप्शन सही हैं मैच हुए हुए। तो आपको 1, 2, 3, 4 वाला ऑप्शन बी सिलेक्ट कर लेना है, सॉरी बी ऑप्शन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया। तो वो कौन है? सुनील अरोड़ा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है।
विच अमंग द फॉलोइंग गुरुज एस्टेब्लिश द मंजी सिस्टम टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए कौन से गुरु जी ने मंजी सिस्टम की शुरुआत की थी? दैट इज़ द थर्ड गुरु हैं कि यहाँ पर अमरदास जी, उन्होंने शुरुआत की थी, जो कि हमारे थर्ड गुरु थे। ठीक है, इन्होंने मंजी सिस्टम की शुरुआत की थी। ओके, इसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग इशूड नानक शाही क्वाइंस। नानक शाही क्वाइंस किसने बनाए थे? महाराजा रंजीत सिंह ने। ठीक है, नानक शाही क्वाइंस बनाए थे। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द नोवेल आनंद मठ। तो आनंद मठ के राइटर थे बंकम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने कि हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम भी जो है वो बंकम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने हमारा नेशनल एंथम जन गण मन जो है वो रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर है। एक ऑप्शन है ऊपर आरसी दत्त। आरसी दत्त ने रामायण और महाभारत की ट्रांसलेशंस की थी, तो इसलिए ये जाने जाते हैं। और फिर है यहाँ पर विनोबा भावे। विनोबा भावे ने एक मूवमेंट चलाई थी महात्मा गांधी के बाद, इन्होंने एक बहुत ही बड़ी मूवमेंट चलाई थी जो कि थी भूदान मूवमेंट। ठीक है, भूदान मूवमेंट जो कि साउथ की तरफ बहुत ही एक बड़ी मूवमेंट थी। और इनको सकते हैं कि आचार्य का नाम भी दिया जाता है और नेशनल टीचर ऑफ इंडिया का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, नेशनल टीचर ऑफ इंडिया विनोद भावे। ठीक है, नेशनल टीचर ऑफ इंडिया, और यहाँ पर आचार्य का नाम भी इन्हें दिया जाता है, विनोदा भावे। ठीक है, इसके बाद है साइंस में से लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड इन समर। समर में हमें हल्के रंग के कपड़े क्यों यूज़ करने चाहिए? क्योंकि ये पुअर अब्जॉर्वर ऑफ कह सकते हैं कि हीट होते हैं, मतलब हीट जो होती है वो सनलाइट इसमें अब्जॉर्ब नहीं हो पाती। ठीक है, इसलिए ओके, इसलिए हम इन्हें यूज़ करते हैं वाइट कलर या फिर कोई भी और यहाँ पर हल्के रंग के क्लोथ्स। इसके बाद है चिल्ड्रन हु रिसीव वेरी लिटिल सनशाइन। जिन्हें सूरज की रोशनी बहुत ही थोड़े अमाउंट में मिलती है उन्हें रिकेटस हो जाता है, मतलब उनकी बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, विटामिन डी की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है। और स्कर्वी जो है ये होता है विटामिन सी के कारण की डेफिशिएंसी के कारण। ठीक है, और ये जो है डर्मेटिक्स ये होती है जब हमारी स्किन में कह सकते हैं कि खारिश हो जाती हैं, छाले होने शुरू हो जाते हैं, ईचिंग होती है, ये वो वाला डिसीज होता है। ठीक है, रिकेटस में क्या होता है, बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, हड्डियां हमारी जो हैं वो यहाँ पर कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये धूप ना मिलने से साथ हो सकती है रिकेटस। नेक्स्ट इज द व्हाट इज द लाफिंग गैस। लाफिंग गैस होती है N2O, इसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ये होती है लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट इज द साइज ऑफ द नैनो पार्टिकल्स इज इन द रेंज ऑफ। नैनो पार्टिकल का साइज होता है 10⁻⁹ मीटर की रेंज में। सो ये इज द राइट आंसर। अगर आप सेंटीमीटर में करेंगे तो 10⁻⁻11 हो जाएगा, सॉरी 10⁻⁻7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर कुपरोहिड़ा मेमोरियल नियर द मलेरकोटला हैज़ बीन बिल्ट टू कॉमोरेट। ठीक है, कुपरोहिड़ा मेमोरियल जो था वो बनाया गया था, दैट इज़ फॉर द वड्डा खलुकारा। ठीक है, जो कि 1762 में हुआ था। ठीक है, 1762 में हुआ था, जबकि देखिए अहमद शाह ने अपनी फौजों के साथ सिखों पर हमला किया था, तो ये हुआ था वड्डा कल्लूकारा। इसके अलावा ये जो छोटा कल्लूकारा हुआ था वो हुआ था 1746 में। ठीक है, तो ये हुआ था लखपत राय ने किया था। ठीक है, छोटा कल्लूकारा, और ये जो वड्डा कल्लूकारा है ये था कि अहमद शाह की फौजों ने जो है वहाँ पर अटैक किया था, अहमद शाह ने। ठीक है, इसके अलावा बैटल ऑफ नादौन है यहाँ पर। ठीक है, तो जो कि अप्रोक्सीमेटली 1691 के आसपास राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह जी थे वहाँ पर एक तरफ, और उनके खिलाफ थे वहाँ पर मुगल फौजें, तो उनके बीच में हुई थी बैटल ऑफ नादौन, जो कि राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर जीत ली थी ये वाली लड़ाई मुगल फौजों से। ठीक है,
इसके बाद आती है बैटल ऑफ चमकौर, जिसमें के 2 बड़े शहजादे जो थे वो शहीद हुए थे। ठीक है, ये हुई थी गुरु गोबिंद सिंह जी और मुगल जो था वो था वजीर खान 1704 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सब कुछ आप लोगों ने याद रखना है। तो इसका आंसर बनेगा वड्डा कलुकारा, जो कि 1762 में हुई थी। इसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ कुप। ठीक है, इसके साथ ही एक रिलेटेड टर्म है जो कि आप लोगों को याद रखनी है कि एक हुई थी बैटल ऑफ द चप्पड़ चिड़ी। ठीक है, जो कि बंदा सिंह बहादुर की थी लड़ाई, जो कि 1710 ईस्वी में हुई थी, जिसकी याद में कि वहाँ पर एक बुर्ज बनाया गया है जो कि जिसका नाम दिया गया है फतेह बुर्ज, जो कि सबसे लंबा एक रिलीजियस मीनार है। ठीक है, टॉलेस्ट रिलीजियस मीनार, जिसको के नाम दिया गया है फतेह बुर्ज, जो कि SAS नगर में बनाया गया है। ठीक है, बैटल ऑफ चप्पड़ चिड़ी की याद में। ओके, तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। इसका आंसर बनेगा वड्डा कल्लूकारा, जो कि अहमद शाह की फौजों ने अटैक किया था। इसके बाद इन सभी रेवोल्यूशंस को हमें करना है, मैच करना है यहाँ पर। तो सबसे पहली है येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन जो कि 1986 और 87 के आसपास आई थी। ठीक है, और इनका जो यहाँ पर फादर हैं वो नाम दिया जाता है सैम पित्रोदा को। ठीक है, सैम पित्रोदा। और ये रिलेटेड थी विद द हैं कि ऑयल सीड्स, जो कि ऑयल सीड्स की इसके बाद प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ही अच्छे से होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, फिर आती है यहाँ पर ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद द फिश प्रोडक्शन। ठीक है, ये रिलेटेड थी विद द फिश प्रोडक्शन, जो कि 1985 और 90 का जो हमारा 7th 5 ईयर प्लान होता है सरकार का, उसमें इसके बारे में बताया गया था, ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में। फिर थी वाइट रेवोल्यूशन, जो कि रिलेटेड थी विद द मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, और इसके साथ के इसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन फ्लड, का नाम भी इसे नाम दिया जाता है वाइट रेवोल्यूशन को, ऑपरेशन फ्लड, जो कि 1970 में हुआ था। ठीक है, और इसके फादर जो हैं वो माना जाता है वर्गीज क्यूरिन को। ठीक है, वर्गीज क्यूरिन। ठीक है, तो ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको साथ में नोट डाउन करनी है। ठीक है, वर्गीज क्यूरिन, वाइट रेवोल्यूशन या फिर ऑपरेशन फ्लड, जिसके साथ के मिल्क प्रोडक्शन बहुत ही इंक्रीज हो गई थी। और सबसे आखिर में है यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि आप सबको ही पता होगा, जो कि फूड क्रॉप्स के साथ रिलेटेड है। ये 1960 में आई थी। ठीक है, इसके फादर माना जाता है MS स्वामीनाथन को इंडिया में। ठीक है, और फॉरेन में इसके जो फादर है वो किसी और को माना जाता है, बट इंडिया में इसके फादर माना जाता है MS स्वामीनाथन को। फूड क्रॉप्स के साथ रिलेटेड थी ये ग्रीन रेवोल्यूशन। सो आई होप कि आप सबको ये सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन सबके ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।